जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले अध्याय में हम लोग जलवायु पढ़े थे, उसकी समाप्ति हो चुकी है। अब अगली अध्याय आ जाएगी कक्षा 9 की 5वीं अध्याय प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव के बारे वन्य प्राणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देखिएगा कि अपने स्कूल या आसपास या जहाँ भी जाते होंगे, मैदानी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जो पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ और घास और पक्षी को देखे होंगे। वो देखे देखे होंगे आप लोग कि अलग अलग तरह के होते हैं। और भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार की जैव विविधता के रूपों का आप लोग देख सकते हैं। भारत क्या होता है, तो विश्व मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। देश क्या है हमारा भारत? विश्व के मुख्य कितने 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशियाई देशों में चौथे स्थान पर आती है। कितना जब जैव विविधता होता है, तो 47,000 विभिन्न जाति के पौधे पाया जाता है। कितना? तो 47,000 भारत में पाए जाते हैं विभिन्न जाति के पौधे। इसके कारण इसे देश क्या है भारत, तो विश्व में 10वें स्थान पर आते हैं और एशिया में चौथे स्थान पर आते हैं पाने वाले पौधे। भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे है, जो कि विश्व के फूल पौधे का 6% है। भारत में कितने पौधे हैं? तो 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से फूल क्या है, तो बिना फूलों के पौधे, जैसे कि फर्न शैवाल जो होती है, जिसे एल्गी कहा जाता है शैवाल को, या फिर कवक जिसे फंजाई भी पाए जाते हैं, जो कि क्या हो गए, तो बिना फूल के पौधे होते हैं। कौन कौन? तो फर्न शैवाल और कवक होते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर होते हैं। ध्यान कीजिए, कितने हजार जातियों का जानवर है, तो 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछली और ताज़ा तथा समुद्री पानी में पाए जाते हैं। ध्यान कीजिएगा, एक बार रिपीट करते हैं फिर से। 15,000 फूलों के पौधे हैं विश्व में, 6% कुल फूलों का। 47,000 जाति के पौधे पाए जाते हैं और 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं, और मछलियाँ ताज़े तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। अगला आते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या कहा जाता है? तो अर्थ होता है कि वह वनस्पति का वह भाग जो बिना मनुष्य की सहायता से अपने आप पैदा होता है, उसे प्रकृति, और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसे अक्षत वनस्पति भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को क्या बोल सकते हैं? तो अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलों, फल और बागान वनस्पति का तो भाग है, परंतु क्या होता है, तो प्राकृतिक वनस्पति नहीं होते हैं विभिन्न प्रकार के। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आप लोग के लिए ये है कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें हम विदेशज पौधे कहते हैं। ठीक है, क्या देशज विदेशज क्या होगा? जो भारतीय मूल रूप से वो भारतीय हो जाएंगे, जो विदेश से आके भारत में उगाए गए हैं उन्हें विदेशज कहेंगे। वनस्पति जगत शब्द का आगे आते हैं। वनस्पति जगत जो होता है, शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। क्या है वनस्पति जगत का अर्थ? तो किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। और इस तरह क्या होगा, तो प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। प्राणी जगत किसको बतलाता है? तो जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है, जिसमें से पहला कारण हो जाएगा धरातल। धरातल में क्या आएगा, तो 2 आ जाएगा, भूभाग और मृदा आएगी। तो धरातल क्या हो जाएगा, तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि पर क्या पड़ता है वनस्पति का, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पड़ता है। जैसे पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधियों में एक ही प्रकार के वनस्पति नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर क्या होता है, तो प्राय कृषि की जाती है, और उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणी को आश्रय मिलता है। मृदा अगले आते हैं। मृदा क्या होता है, तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी होती है, मृदा पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति पर का आधार होता है। मरुस्थलीय की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदी के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती कहाँ पर? तो नदी के डेल्टा में। कटीली कहाँ पर? तो बलुई मृदा में। जहाँ पर पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गौड़ीय है और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ध्यान कीजिएगा, डेल्टाई में कैसा? तो पर्णपाती। झाड़ियाँ कहाँ? तो मृदा का बलुई में, और शंकुधारी तो हिमालय में, पर्वतीय ढलानों में पाए जाते हैं। आगे आते हैं जलवायु। जलवायु में पहला हम देखेंगे तापमान, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, वर्षण और भी कुछ देखेंगे।
जलवायु को पहला देखेंगे हम कि वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करता है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता किस पर? तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करता है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीपीय के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करते हुए उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करता है। क्या होता है? कितना मीटर से? तो हिमालय पर्वत की ढालों पर प्रायद्वीपीय के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर होने पर तापमान में गिरावट होने के कारण उनमें पनपने की प्रभावित करते हैं दर को और उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करते हैं। अगला आते हैं, यहाँ पर एक तालिका दिया हुआ है, इसमें वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषता है। आप लोग गौर से इसको देखिए जी, और इसमें बताते हैं हम। देखिए क्या कहता है, देखिए इसमें वनस्पति खंड बताया गया, जैसे कि उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन। तो उष्ण कब होगा? तो देखिएगा 24 डिग्री, वार्षिक तापमान कितना? 24 डिग्री से अधिक होगा तो उसे हम उष्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उष्ण वन बोलेंगे। जैसे कि जनवरी में औसत तापमान होता है 18 डिग्री से अधिक ले सकते हैं। यहाँ पर कोई पाला उला ओस जो होता है, पाला शबनम या उसे ही पाला या ओस या शबनम बोलते हैं, वो नहीं पड़ता है। उपोष्ण किसे ने बोलेंगे? तो उपोष्ण वन उसे बोलेंगे जो 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में तापमान रहेगा, तो उसे हम उपोष्ण बोलेंगे। जनवरी के महीनों में 10 डिग्री से 18 डिग्री तक। पाला यहाँ पर कभी कभी ओला पड़ता है या नहीं भी पड़ता है। शीतोष्ण किसे बोलेंगे? जब 7 डिग्री से 70 डिग्री तक होगा तापमान औसत, तो उसको हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र कहेंगे। जनवरी के मौसम में -1 डिग्री से -10 डिग्री होता है, कभी पाला पड़ता है तो कभी बर्फ पड़ेगा यहाँ पर। अल्पाइन जो होगा 7 डिग्री से कम सेल्सियस होगा औसत, तो उसे हम अल्पाइन के वन की श्रेणी में रखेंगे। और जनवरी महीने में -1 डिग्री से कम। यहाँ पर क्या होता है? तो सालों भर बर्फ पड़ता है। ध्यान कीजिएगा। उष्ण किसे बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय वन, तो 24 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तापमान। उपोष्ण किसे बोलेंगे? 17 डिग्री से 24 डिग्री तक में उपोष्ण हो जाएगा। और अगर शीतोष्ण किसे बोलेंगे तो 60 डिग्री से लेकर कितना? तो 17 डिग्री तक होगा तो शीतोष्ण हो जाएगा। अगर अल्पाइन बोलेंगे तो 60 डिग्री से कम। ये का तो ध्यान कीजिएगा, नीचे से चलते एक बार रिपीट कर देते। अल्पाइन 60 डिग्री से कम, शीतोष्ण 60 से 70 डिग्री, उपोष्ण 17 से 24 डिग्री और उष्ण 24 डिग्री से ऊपर। 7 का अंतर ले लीजिएगा। अगला आते हैं, सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। सूर्य के प्रकाश क्या करेगा? तो किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के जो अक्षांश होगा, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है और ऋतु पर भी निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वृक्ष क्या किस ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं? पेड़ तो गर्मी की ऋतु में। क्यों? तो प्रकाश अधिक समय तक मिलता है। आगे आते हैं, वर्षण। वर्षण के बारे में ध्यान कीजिएगा कि भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ध्यान कीजिएगा, आएगी मानसून कौन सी? अधिकतर वर्षा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, लौटती हुई वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से। कौन से? तो उत्तर पूर्व। आती हुई तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, जो आती का वह जून से सितंबर तक में। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले में सघन वन पाया जाता है, कम में नहीं पाया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वन कैसे आवश्यकता होती है मन के? तो वन मनुष्य के लिए तो वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? तो वन क्या होते हैं? तो ध्यान कर लीजिएगा, नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। वन क्या करते हैं? तो जो स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को भी नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा इसमें कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को भी वन आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में सहायता करते हैं। वन क्या करते हैं? तो पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी क्या करते हैं? तो सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। क्या होता है इससे? वन से मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजना और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन का क्षेत्र क्या हो रहा है? तो कम हो रहा है, जो कि मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन प्राणियों को आश्रय कम होता जा रहा है। अगला आते हैं,
सन 2003 में वनों का क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में कितना था वनों का क्षेत्रफल? तो 68 लाख वर्ग किलोमीटर था 2003 में। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। अभी जो है भारत के बहुत सारे भाग में वन क्षेत्र जो है सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ आगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है। कहाँ कहाँ? तो हिमालय, मध्य भारत और कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से क्या हुआ? प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल ही निम्न कोटि को हो गई। शेष भागों में क्या हुआ? तो मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक रूप से संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। अगला आते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। कितना है वह? भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल पर भारत के क्षेत्रफल का 1% तो 21.05। वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.5% हो सकता है। जैसे कि आप भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,86,263 किलोमीटर, तो 20% निकाल दीजिए 32 लाख का जितना हो जाएगा, तो 32 दूना 64 मानिए ना, 1000 में हो जाएगा वर्ग किलोमीटर में। ये ध्यान कर लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला आते हैं पृथ्वी पर पादप तथा पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किस द्वारा निर्धारित होता है? पृथ्वी पर पादप एवं जीवों का वितरण तो मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र की पादप की प्रकृति क्या होता है? काफ़ी हद तक उस क्षेत्र की प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। क्या करती है? किसी क्षेत्र की हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी क्या होता है? जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्नीय भाग होता है। क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का मनुष्य भी भाग होता है। ध्यान कीजिएगा, मानव किस रूप में पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, ये बात आप लोग सोच रहे होंगे। तो ध्यान कीजिएगा कि मनुष्य वन जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है और मनुष्य अपने लालच के लिए क्या करता है? इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है और वह वृक्षों को काटकर, जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलन पैदा करता है। कैसे प्रभावित कर रहा है यहाँ पर? तो अपने लालच की वजह से क्या करता है? संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है और वृक्षों को काटकर, जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? कुछ प्रजाति के विलुप्त होने का भय होता है। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवोम। जीवोम किसे कहते हैं? तो धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति या फिर प्राणी जीवन वाले जीवाश्म पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप आधारित होती है। क्या होती है जीवोम का आधार? तो पादप आधारित होती है। अब एक चीज़ ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया हुआ, आप लोग देखिए डायग्राम को। राज्य के अनुशासित प्रदेश में इधर से क्षेत्र प्रतिशत वनों का क्षेत्रफल कितना है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट 2013-14 का है, 21% भारत का। तो देखिएगा सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो ध्यान कीजिए प्रतिशत में, तो मिजोरम में। कहाँ? तो 90% प्लस हो जाएगा। किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन हो जाएगा? तो मिजोरम में। और बिहार में कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ पर छोटा सा बिहार में देख लीजिए, एकदम 10% से कम है, 10% से भी कम वन क्षेत्रफल है। ध्यान कर लीजिएगा, सबसे कम 1% क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान कीजिएगा, ये हो जाएगा पंजाब में। सबसे कम कहाँ हो जाएगा? तो पंजाब और हरियाणा में हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा 1%? तो ध्यान कीजिएगा मिजोरम में 90+ हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और नहीं, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, लक्षद्वीप भी आ जाएगा, ये सब हो जाता है। देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम आते हैं, जीवोम किसे कहते हैं? तो ध्यान कीजिएगा कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। वनस्पति के प्रकार पर आते हैं। हमारे देश में देखिएगा अनेकों प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जिसमें आ जाता है पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन व झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैग्रोव आता है। कितना आता है हम लोग का? तो ध्यान कीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, प्राकृतिक वनस्पति में पहला सदाबहार आ जाएगा, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आएगा, फिर उष्णकटिबंधीय कटीले व झाड़ियाँ आएगी, उसके बाद पर्वतीय वन आएगी और एक मैग्रोव वन लास्ट में होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, यहाँ चित्र नंबर 5.2 देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रही है।
देखिए 1.5 मीटर हो जाएगा तो झाड़ी हो जाएगा, झाड़ियाँ बनेगी। 5 मीटर का हो जाएगा तो नवीन वृक्ष बनेगा। 20 मीटर का वितान परत हो जाएगा। 40 मीटर निर्गन परत। और अधिकतम ऊंचाई कितना जाता है एक पेड़ की, तो 60 मीटर जाता है। ठीक है, कितना, तो 60 मीटर जाता है। ये देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अगला आते हैं। आप लोग इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस एरिया में किस है। तो देखिएगा यहाँ पर बिहार में किस प्रकार की वन पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ध्यान कीजिएगा, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब तरह के वन कौन सी वन पाई जाती है, तो ध्यान कीजिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाई जाती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बंगाल हो गया, फिर उधर मिजोरम त्रिपुरा हो गया, तो उधर देखिए कौन सा वन पाया जा रहा है, तो ग्रीन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर केरल गोवा में देख लीजिए, केरल गोवा में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए राजस्थान और गुजरात में क्या है, तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाया जाता है। ऊपर जम्मू कश्मीर में आइएगा तो वहाँ पर मैग्रो वन की स्थिति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, वहाँ पर मैग्रो वन हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। एक सेकंड, पर्वतीय वन, सॉरी पर्वतीय वन हो जाएगा। ठीक है, पर्वतीय वन वहाँ पर पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इधर पर्वतीय वन पाई जाती है। और मैग्रो वन यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश पर है, थोड़ा ये छत्तीसगढ़ शायद सीमा है वहाँ पर है, और थोड़ा बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला हम लोग आते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में पढ़ते हैं। ये वन क्या होती है, तो पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों और असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। कहाँ है वर्षा वन, तो ध्यान कीजिएगा, क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक क्या है, तो सीमित है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कहाँ, तो ध्यान कीजिएगा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी वर्षा भागों तथा पश्चिम तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये वन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ये वन कहाँ पर विकसित है, ध्यान कीजिएगा अधिक, तो ध्यान कीजिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक छोटे समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, उधर होती है। इन वनों में क्या होती है, तो वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। कितना होता है, तो इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं वर्षा वन में। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर क्या होता है, गर्म और आर्द्र रहता है, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष व झाड़ियाँ, लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलती है। वृक्षों में पतझड़ होने के कारण क्या होता है, तो कोई निश्चित सीमा नहीं होती। क्या होती है, पतझड़ होने के कारण कोई निश्चित सीमा नहीं होता था। यह वन सालों भर क्या होते हैं, तो हरे भरे होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे आबनूस, जैसे एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना हो जाएगा। वर्षा वन में कौन हो जाएगा, तो सिंकोना, रोजवुड, रबर, महोगनी, जैसे एबोनी, ये सब पाए जाते हैं। इन वनों में समांतर रूप से पाए जाने वाले जानवर जैसे हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन होते हैं। एक सींग वाले गहरे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी भी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जानवर होते हैं। ध्यान कीजिए, वर्षा वन का महत्वपूर्ण क्या होगा, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिकोना। अब आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ध्यान कीजिएगा, ये पर्णपाती वन क्या होता है, तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए वन को यह है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। जैसा कि आप लोग मैप में देखे, ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। तो ध्यान कीजिएगा कि इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और यह उन क्षेत्र में होते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्ती क्या करते हैं, तो गिरा देते हैं। क्या करते हैं, पत्ती गिरा देते हैं, उसे हम पर्णपाती वन। वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर, 200 से अधिक उस होगा तो वर्षा वन क्या होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। अगला आते हैं, जल की उपलब्धि के आधार पर वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उनमें पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, जैसे पूर्वी भाग में हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य हो गया, हिमालय के गिरिपद प्रदेश झारखंड हो गया, पश्चिमी उड़ीसा हो गया, फिर छत्तीसगढ़ या पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। इसमें सागौन इन वनों के सबसे प्रमुख प्रजाति है। ध्यान कीजिए, कौन सा वृक्ष, तो सागौन। ध्यान कीजिए कौन सी, तो सागौन सबसे प्रमुख प्रजाति हो जाएगी। इसमें बांस, साल, शीशम, चंदन, रवै, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति है। शुष्क पर्णपाती वन
उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा क्या होती है, 170 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्या होती है, तो सीधा उष्ण पर्णपाती क्या हो जाएगा, तो 70 मतलब 100 से लेकर 200 और 70 से लेकर 100 तक हो जाएगा, तो उसे हम शुष्क पर्णपाती वन बोलेंगे। ठीक है, जहाँ के बीच होते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र क्या है, तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सगोन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं और इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर क्या होते हैं, प्राय सिंह, शेर, सुअर, हाथी, हिरन और विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। अगले आते हैं पर्णपाती वन हो गया। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती 100 से 200 और शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती 70 से 100 हो जाएगा। अब आते हैं कटीले वन झाड़ियाँ। जिन वनों में क्या होती है, तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती। 70 से कम होगा तो कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है इस प्रकार की वनस्पति, तो देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। कहाँ कहाँ, तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रफल पर सम्मिलित है। अकासिया, खजूर, जो था पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी जैसा कैक्टाई यहाँ की प्रमुख पादप। कौन कौन, कैक्टस, पाम, खजूर, ये सब प्रमुख पादप प्रजाति है। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और इनमें लंबे जड़ें क्या होती है, लंबी तथा जड़ जल की तलाशों में चारों ओर फैली होती है और पत्तियां प्राय छोटी होती है जिन्हें वाष्पीकरण में क्या होता है, कम से कम हो सके। और शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में क्या होगा, तो चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, गधा, घोड़े और ऊँट पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगले आते हैं कटीले वन भी हो गया। अब आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन से पहले एक बार रिपीट, पर्वतीय वन आते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। क्या होता है, तो पर्वतीय वनस्पति में क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तो प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में भी ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। कैसा, तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कब पाया जाता है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में। इसमें चौड़ी पत्ती वाली ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। क्या होती है, 1000 से 2000 में चौड़ी पत्ती वाली ओक और चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता होती है। उससे आगे 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष आते हैं। कितना, तो शंकुधारी वृक्ष कब आते हैं, तो 1500 से 3000 के बीच में आते हैं। जैसे मान लीजिए चीर हो जाएगा, जिसे हम पाइन का वृक्ष कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रो, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन क्या होते हैं, तो प्राय हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले दक्षिण ढलानों और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाए जाते हैं। चलिए अगले आते हैं। अगले आते हैं प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वृक्ष वनस्पति ले लेता है। कितने मीटर, तो 3600 से जब ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन क्या करेगा, वनस्पति ले लेगी। इसमें सिल्वर फर हो जाएगा, जूनिपर हो जाएगा, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है। जैसे कि हिम रेखा के निकट पहुँचते इन वनों के आकार क्या होता है, छोटे होते जाते हैं और अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग क्या करता है, तो गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कर जाति द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में मौस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। क्या होगा, तो मौस, लीचन, घास जो होगा टुंड्रा वनस्पति का भाग होगा। इन क्षेत्रों में प्राय कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतिया बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ और आईबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं
अगला हम लोग आएंगे मैग्रोव वन पर। मैग्रोव लास्ट वाला कौन आ जाएगा पर्वतीय वन के बाद, तो मैग्रोव वन। मैग्रोव वन में क्या होता है तो ध्यान कीजिएगा, यह वनस्पति तटीय तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति। मैग्रोव वन कहाँ है तो तटीय क्षेत्र जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति होती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं और घने मैग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधा की जड़ें पानी में डूबी रहती है। क्या होती है घने मैग्रोव? एक प्रकार की वनस्पति जिसमें पौधा की जड़ किसमें है तो पानी में डूबी रहती है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो होती है नदियों के डेल्टा वाले भाग में वनस्पति मिलती है। कहाँ तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी और महानदी के घाटी में जो होते हैं ये वनस्पति मिलते हैं। नदियों का डेल्टा वाले भाग में ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं तो ध्यान कीजिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले भाग में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तार, केवड़ा व एंगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाया जाता है। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। क्या तो रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल व कई प्रकार के सांप भी इस जंगल में मिलते हैं। चलिए अगला आते हैं। अगला है कि कुछ औषधीय पादप दिए हुए हैं। औषधीय पादप के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम वन्य प्राणी के पर चलेंगे। चलिए औषधीय पादप क्या होती है तो ध्यान कीजिएगा, भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। किससे तो आप लोग जानते हैं कि मसाला और जड़ी बूटी के लिए, जैसे पुर्तगाली, इंग्लैंड, ये सब मसाले जड़ी बूटी के लिए ही भारत आए थे, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। तो ध्यान कीजिएगा, आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। आयुर्वेद एक किताब है या पुस्तक है जिसमें क्या है तो 2000 कितने प्रकार के, तो 2000 पादपों का वर्णन किया गया। कितना तो 2000, और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। कितना प्रयोग में तो 500, कम से कम 500 निरंतर प्रयोग में जड़ी बूटी आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची जो रेड बुक होता है विलुप्त प्राय जातियों का के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है। कितने तो 352 पादपों की गणना की, जिसमें से 52 पादप क्या है तो अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। और भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान कीजिए कितना 500 का हो रहा है। विश्व संरक्षण ने लाल पुस्तक में कितने तो 352 का, जिसमें से 52 का क्या हुआ है तो संकटग्रस्त और 49 का विनिष्ट होने का खतरा बताया है। सबसे पहले आएंगे सर्पगंधा। सर्पगंधा क्या होती है तो यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। क्या करता है तो सर्पगंधा तो रक्तचाप, ये केवल भारत में ही पाया जाता है। रक्तचाप क्या होता है तो मधुमेह जैसे बीमारी के लिए होता है। अगला आता है जामुन। पके हुए फल से सिरका बना, इसके पका हुआ जामुन पकता है तो इसे सिरका जो वायुसारी और मूत्रवर्धक और इसमें पाचन शक्ति के भी जामुन में गुण होते हैं। और यह बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग के लिए जो होता है डायबिटीज रोग में सहायता करता है। एक आता है अर्जुन। अर्जुन जो होता है ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है और यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक होती है। बबूल आता है। बबूल के पत्ते क्या होते हैं, इसके पत्ते आँख के फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इनसे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। एक आता है नीम। जैव और जीवाणु प्रतिरोध नीम होता है। एक पादप आता है वनस्पति तुलसी पादप। जुकाम और खांसी की दवा में तुलसी का प्रयोग होता है। एक कचनार आता है जो फोड़ा होता है, अल्सर व दम्मा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता होता है। अगला आते हैं अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की जैसे हम लोग का क्षेत्र में मेन रूप से पाया जाता है मुख्य रूप से तो कचनार हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया, बबूल हो गया, अर्जुन हो गया, जामुन हो गया, लेकिन सर्पगंधा के बारे में पता नहीं। और चलिए अगला आते हैं, ये सब हो गया। अगला आते हैं वन्य प्राणी पर। वनस्पति की भांति भारत के विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग कितने जानवर है तो बताए हुए थे 90,000 जानवर। फूल कितना तो 6% है विश्व का और 47,000 क्या हो जाएगा तो पौधे पाए जाते हैं। तो 90,000 प्रजाति जानवरों की मिलती है और देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। कितने से अधिक तो 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति देश में पाई जाती है और यह कुल विश्व का 13% है। कितना हो जाएगा तो 2000 से अधिक तो कुल विश्व का 13% पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजाति पाई जाती है और जो विश्व का 12% मछली भारत में पाई जाती है। और भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। कितना तो 5 से 8%। ध्यान कीजिएगा विश्व का कितना प्रतिशत
पक्षी पाए जाते तो 13%, और मछली 12%, और उभयचरी और सरीसृप स्तनधारी तो 5 से 8%। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बड़ा होता है स्तनधारी में जानवरों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र जलवायु वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गहरे अन्य जानवर है, और ये ध्यान कीजिएगा, जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में क्या होते हैं तो रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्या होता है? क्रम से जंगली गड्ढे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा अमेरिक तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरन आदि कुछ जानवर जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजाति पाई जाती है। एक चीज़ ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग मैप थोड़ा देख लीजिएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, बड़ा कर देते हैं। इसमें ध्यान कीजिएगा, इसमें जो हो जाएगा, जितना भी रेड कलर से दिखा हुआ है वो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जितना भी स्टार बना हुआ है वो पक्षी अभ्यारण्य है, और जितना भी त्रिभुज बना हुआ है ग्रीन कलर ब्लू कलर में वो सब क्या है तो नेशनल पार्क है। ध्यान कीजिएगा क्या होगा, जितना भी रेड कलर है वो वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य स्टार है, और नेशनल पार्क ब्लू कलर में त्रिभुज है। आगे आते हैं। आगे एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया तो 1972 में आया। वन्य जीव सुरक्षा अभियान कब आया तो 1972 में आया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एशियाई शेर क्या होता है? केवल गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ? तो गुजरात के गिर जंगल में पाई जाती है, वरना कहीं नहीं पाई जाती। अगला आते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाया जाता है। ध्यान कीजिए, भारत विश्व का एकमात्र देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। कहाँ पर शेरों का? तो गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, यह शिकारी जानवरों के में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाया जाता है, जो कि गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है। कैसा? तो जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग कितना होता है तो 1 टन होता है, जिसका याक कहते हैं, जो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल जिसे नीली भेड़ कहते हैं, जंगली भेड़, और याकांग जो तिब्बती जंगली गधे भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं हिमालय क्षेत्र में। नदियाँ, झीलों तथा समुद्री क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ध्यान कीजिए, घड़ियाल किसका? तो मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि भी पक्षी प्रजातियां जो कि देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। आगे आते हैं। आगे ध्यान कर लीजिएगा, प्रवासी पक्षी देखिएगा आप लोग, कभी कभी प्रवासी पक्षी आते हैं। तो प्रवासी पक्षी क्या होता है? तो भारत के कुछ दलदली भाग में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मान लीजिए शीत ऋतु में क्या होता है? साइबेरियन सारस क्या होता है तो बहुत संख्या में भारत आता है। कब? तो शीत ऋतु में। यह पक्षियों का मनपसंद स्थान कहाँ पर है? तो कच्छ के रण में साइबेरियन सारस आते हैं, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों संख्या में आती है। क्या आती है? फ्लेमिंगो। कौन सा? तो लाल सुंदर कली वाली। और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चे को पालती है। और देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से भी एक है, जो कि हमारी धरोहर से कम नहीं है। तो ध्यान की साइबेरियन सारस कब आती थी? तो शीत ऋतु में। चलिए अगला आते हैं। जैसा कि चैप्टर खत्म होने से पहले कुछ लाइनें बची हुई, उसको भी देखते हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे से निश्चय किया है। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। जैसे दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए हुए बहुत से जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य करने और यातायात का साधन के रूप में मदद करता है। कैसे मदद करते हैं? तो बोझा ढोने, यातायात का साधन, और क्या होता है? कृषि कार्य में हमारी सहायता करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं। क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े और वृक्षों के परागण में, फसलों के परागण में मदद करते हैं। हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं और प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक
तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, तो ध्यान कीजिएगा कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों को अत्यधिक प्रयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजाति संकट में। कितना? तो लगभग 1300 पादप प्रजाति क्या है? संकट में। तथा 20 प्रजाति क्या हो चुकी है? तो विनिष्ट हो चुकी है। कितना? तो 20। काफ़ी वन्य जीव प्रजाति भी संकट में है और कुछ विनिष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना होता है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजाति का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। हमने अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिसमें से पहला होगा, देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित स्थापित किए गए। इसमें से 10 सुंदरवन और नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचकमर, अमरकंटक की गणना विश्व की जीव मंडल निश्चय में की जाती है। ध्यान कीजिएगा कितने? तो 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत ने, सरकार ने किया है। इसमें से कौन कौन हो जाएगा? तो पहला सुंदरवन हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार और मानस। कौन कौन? सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार और मानस। उसके बाद सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचन, कमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष पचलम, पन्ना। कौन? पन्ना कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सिमलीपाल लोग जानते हैं, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी। अगला आते हैं, सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। ध्यान कीजिएगा, पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का उद्देश्य सरकार कब बनाया? तो सन 1992 में बनाई। कब? तो 1992। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य जीव अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीवितता के लिए क्या होते हैं? तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए, और यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल को समाप्त कर दिया। ये 103 नेशनल पार्क और 535 जो है वन्य जीव अब बढ़ चुके हैं, और इसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जो कि हम बाद में जितना भी करंट का फसल हो गया, कौन अग्रणी राज्य, ये सब के लिए बनाएंगे। चलिए अगला आते हैं, थोड़ा मैप अभी देख लेते हैं जो आपको नहीं समझाया गया था, जो पक्षी अभ्यारण्य और वन्य जीव अभ्यारण्य। ध्यान कीजिएगा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, एक सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। सरिस्का के बाद आ जाएगा चंद्रप्रभा, उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। फिर एक यहाँ पर गोरुमारा हो जाएगा जो असम में पड़ जाती है। फिर एक आ जाइए चंदका आ जाएगा, जिसे डामपारा भी का नाम से जानते हैं। फिर एक आ जाएगा कवाल आ जाएगा, पोचेरम आ जाएगा, अटुंगम आ जाएगा, एक पेरियार जो केरल में आ जाएगा, मुड्डूमलाई भी केरल में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य देखिए, सबसे पहले यहाँ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो पक्षी अभ्यारण्य तो नहीं दिख रहा है कभी। यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर तमिलनाडु में वेदांथंगल दिख रहा है, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य। और एक रंगादीतू दिख रहा है केरल, रंगादीतू केरल, वेदांथंगल तमिलनाडु में। एक आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में डाची ग्राम आ जाता है। उसके बाद राजा जी उत्तराखंड में आ जाता है, कॉर्बेट आ जाता है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में आ जाता है नेशनल पार्क। दुधवा आ जाता है, दुधवा कहाँ? उत्तराखंड में। उसके बाद यहाँ राजगीर बिहार में एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक और आ जाता है महानदी शायद, और उसके बाद मानस आ जाता है। मानस हो जाता है असम में, काजीरंगा और असम में हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा। उसके बाद एक और देखिए यहाँ पर कान्हा मध्य प्रदेश में हो जाएगा, तदोबा मध्य प्रदेश में, शिवपुरी भी शायद रणथंभौर हो जाएगा, केवला देवघाना पक्षी अभ्यारण्य नेशनल पार्क ये सब राजस्थान में आ जाएगा। संजय गांधी महाराष्ट्र में, गिर हो जाएगा नेशनल पार्क गुजरात में, और एक गोइंडी हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में, बांदीपुर हो जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर? तो ध्यान कीजिएगा, ये बांदीपुर केरल में हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कर्क रेखा देख रहे हैं यहाँ पर निकल के गई हुई है पूरा, ये आप लोग देख ही सकते हैं। और मैप एक और था, उसमें भी देखते हैं, कुछ होगा तो बता देते हैं। इसमें देख लीजिए क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र हो गया मैग्रोव वन जो हो गया, ये सब पर्वतीय वन का हो गया। मैग्रोव वन यहाँ 2 ही है। फिर देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया,
लक्षद्वीप सब उष्णकटिबंधीय कंटीले वन इधर हो गया, फिर बीच में भी कटीले वन थोड़ा आ जाते हैं। और इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वन की क्षेत्र देखने को मिलती है। सिक्किम में भी पर्वतीय वन देखने को मिलती है। बिहार में तो हम लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। चलिए और कुछ नहीं है, अब आगे आएंगे, अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग कटीले वन। ये देख लीजिएगा 200 सेंटीमीटर से ऊपर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, 70 से 200 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और कटीले वन 70 सेंटीमीटर से नीचे, और शुष्क पर्णपाती 70 से 100 हो जाएगा, और उष्ण पर्णपाती 100 से 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं अगली क्लास अध्याय के प्रश्न में। ठीक है, आप लोग जिसको भी अच्छा लगे वीडियो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और कहीं से भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री का देखें, क्योंकि सभी लोग लूट रहे हैं अभी वीडियो के माध्यम से। हम बताना यही चाहेंगे, पेड बैच न लीजिए। अगर ना समझ में आए हमें कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो हमें बताइएगा। धन्यवाद।